हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका मिशन गुरुकुल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए सिलेबस को शुरू करने वाले हैं। नया जो हमारा टॉपिक है वो है क्या जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये हमारा इस जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेक्चर सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अकाउंटिंग को समझेंगे, अकाउंटिंग में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। और जो हमारा इस वीडियो सीरीज के दौरान जो हमारा मेन फोकस होगा किस पे होगा, एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी ईओएओ का जो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये एग्ज़ाम हमारा एमसीक्यू बेस्ड नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें कोई डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं करनी है। तो एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल यहाँ से आ सकते हैं, उन सब की प्रॉपर एनालिसिस करते हुए हम इस पूरे लेक्चर सीरीज को डिज़ाइन किए हुए हैं और वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, वो एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग क्या है वो उसके डिफिनीशन को समझेंगे। अकाउंटिंग के जो इन्फॉर्मेशन है उसके कौन कौन से यूजर्स होते हैं वो देखेंगे। अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव होती है वो समझ लेंगे। उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो देखेंगे। एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है। तो इन सब का डिफरेंस वगैरह जान लेंगे कि कौन क्या है। हमारा जो सिलेबस है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटेंसी या जनरल बुक कीपिंग प्रिंसिपल नहीं है। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग के क्या सब फील्ड्स हैं वो देखेंगे और फिर अकाउंटिंग के रिलेटेड टर्म्स यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए फिर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो फोकस है क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा होगा, एमसीक्यू फोकस्ड हमारा स्टडी होने वाला है। हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे बट एमसीक्यू पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें देखिए। अभी के समझ के आधार पे आप लोग इसकी क्या समझ, जो आपकी अभी के अंडरस्टैंडिंग है उससे आप क्या इसका आंसर निकाल पा रहे हैं वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए। और ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है बताइए। और जैसे ही जैसे लेक्चर आगे बिल्ड होता जाएगा ये सब के जवाब आपको लेक्चर के दौरान भी मिलते जाएंगे और फिर लेक्चर के ख़त्म होने के बाद इनके आपको आंसर फिर से वापस देने हैं। आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर आप अपने नोटबुक जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे शुरुआत में भी लिखो और बाद में भी लिखो और मैच करो कि हाँ क्या सही था, आपकी समझ सही थी या फिर धीरे धीरे आप समझ को अपने बिल्ड कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है वो इसमें आपको उसकी समझ से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स वाले सवाल हैं, जैसे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, नॉर्मल जैसे कोई लोग बातचीत करते हैं अपने कोलेक्वल लैंग्वेज में करते हैं, हिंदी में करते हैं, बंगाली में करते हैं, तमिल में करते हैं, वैसे ही अगर कोई बिजनेस वाले लोग बात कर रहे हैं वो कैसे बात करें कि हमारी एसेट इतनी थी, कैपिटल ये है, इतना ग्रोथ हुआ, इतना अप्रिसिएट हुआ, इतना डिप्रिसिएट हुआ, ये यहाँ पे लॉस हुआ, इसकी इंश्योरेंस क्लेम करनी है, बुक कीपिंग करनी है, फलान ढिकान, ये सब। तो ये जो जो भी ये लोग टर्म यूज़ करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी उनकी रहती है, वो उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए वो हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है। तो उनका एक देखो कि अलग लैंग्वेज ही होता है। तो ये बात तो सही है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ये बात तो हम देख लिए। अब आगे बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो सब आगे आप धीरे धीरे करते रहो। देखते हैं अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे बार्टर सिस्टम था, आप चावल लेके गए बाजार में, चावल लेके गए अपना और गेहूं लेके आ गए, आप घर से दूध लेके गए और सब्जी खरीद के आ गए। तो इस तरह के सिस्टम चलते थे, लोग अब सामान एक सामान से दूसरे सामान का फेरबदल लोग किया करते थे। लेकिन जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी से चीज़ एक मनी से जो गुड्स है वो उसकी खरीद बिक्री शुरू हुई। तो खरीद बिक्री जब शुरू हुई तो मनी को उनका सही ढंग से लेखा जोखा रखने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ी।
तो जब मनी मार्केट में आया तो उसके बाद हमें पैसे को हिसाब किताब लगाने की कुछ न कुछ व्यवस्था की जरूरत हमें पड़ी। आप लोग देखे होगे, हिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो अर्थशास्त्र का आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य ने लिखा था। तो तब से एक उन्होंने उस समय एक उतनी बड़ी उन्होंने एक अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिख डाली। तो उसके पहले से ही अकाउंटिंग का जो है प्रचलन जो है चलता आ रहा है। तो अकाउंटिंग की जरूरत, जैसे पूरा एक सब्जेक्ट ही हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे हम लोग नॉर्मल तो हम किसी को उधार देते हैं या क्या करते हैं तो हमें याद भी रहता है। तो ये पूरे इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ही क्या जरूरत पड़ गई। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि आप 4 दोस्त हो और कहीं आपका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप 4 दोस्त हो, चारों मिलके अपना एक रेंटेड फ्लैट में आप लोग रहते हो और कॉलेज आते जाते हो। अभी तक तो जब आप कॉलेज जब आ जा रहे थे, रेंटेड अपार्टमेंट में आप रह रहे थे तो आपको रेंट वेंट देना पड़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आप लोगों ने वहाँ पे एक व्यवस्था बनानी शुरू की। आपने वहाँ पे अपना किचन सेटअप करा, अब चारों के कुछ ना कुछ खर्चे होने लग गए। तो देखते होगे कि आप खुद से अपने लाइफ से इमेजिन करते होगे कि 2-4 दिन में ही थोड़ा कंफ्यूजन सा होने लग जाता है, तो उसे लिखने की तो जरूरत पड़ती ही है। तो अकाउंटिंग की क्या जरूरत है ये तो आप भली भांति समझते हो कि अकाउंटिंग की क्या जरूरत है। तो अगर आप किचन डिपार्टमेंट का ही वहां पे सिर्फ खर्च लिख रहे हो तो वहां पे सिर्फ किचन का ही खर्च जाएगा। अगर मान लो कोई एक 4 में से कोई एक दोस्त जो आपका है वो मार्केट गया और जींस खरीद के लाया, पैसे तो उसने भी खर्च किए, पर क्या वो भी हिसाब इस बुक में जाएगा? नहीं। जो इससे रिलेटेड है, जो रेलिवेंट जो डेटा है, जो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन है, वही हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग क्या थी, अकाउंटिंग कैसे चलन में आया, अकाउंटिंग की हमें क्या जरूरत है, ये सब बातें तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हाल ही में एक बहुत महान आदमी ने कहा कि हमें क्रोनोलॉजी को आप समझिए, तो हमें भी क्रोनोलॉजी को समझना ही पड़ेगा। क्या है डेफिनेशन की, क्रोनोलॉजी क्या है? तो 1941 में अकाउंटिंग का जो पहला जो है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो सामने आया। किसने दिया ये? तो AICPA ने दिया। क्या है AICPA का फुल फॉर्म? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये सब जो एब्रीविएशन साथ साथ आते चल रहे हैं, इन सब पे आप लोग विशेष नज़र रखिए, क्योंकि आप पढ़ते जाते हो लेकिन इन नज़र से ये सब चीज़ निकलता जाता है और एग्जाम्स में एब्रीविएशंस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। पिछले बार ही आपके सेम एग्जाम में, EOA वाले एग्जाम में भी एब्रीविएशन पे सवाल पूछा गया था। तो एब्रीविएशन हर एक चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ जो भी आते जाएंगे तो उन सब पे हमें थोड़ी नज़र रखने पड़ेगी, क्योंकि हमें ठीक है पूरा याद ना हो, फिर भी कम से कम हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, इतनी तो कम से कम 1-2 नज़र हमें उस एब्रीविएशन पे डाल ही लेना चाहिए। तो 1941 में AICPA ने जो अकाउंटिंग का डिफिनीशन दिया वो क्या बताया कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, आप कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा क्या है, किस चीज का आर्ट है, तो रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का और समराइजिंग का। रिकॉर्डिंग करने का मतलब कि क्या, आप कोई भी जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, तो उसे आप पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे काम का है या नहीं, फिर उसे रिकॉर्ड करोगे, मतलब लिखोगे। अकाउंटिंग के टर्म में उसे कहा जाता है क्या, जर्नल एंट्री करना। फिर उसे क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई करने का मतलब जैसे आप एक ई शॉप साइट पे गए होगे, अमेजन पे गए होगे, फ्लिपकार्ट पे गए होगे, देखे हो कि वहां पे कैटेगरीज क्लासिफाइड रहती हैं कि ये होम एसेसरीज के हैं, ये मोबाइल का है, ये टीवी का है, होम अप्लायंस का है। आप उस सेक्शन में जाओगे तो आपको सिर्फ टीवी की कैटेगरी मिलेगी। आप जैसे मान लो बिग बाजार में चले गए तो ऐसा नहीं होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में चले गए तो वहां पे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों के खिलौने का एक अलग सेक्शन ही रहेगा। तो उसे क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पर भी।
ऐसा, क्योंकि हमें एक तरीके के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखना पड़ेगा, तब उन्हें हम उनके ऊपर जो आगे हम काम करने वाले हैं वो आगे हमारी सहूलियत भी होगी, इजीली हम उसे हैंडल कर पाएंगे। तो उसे हमें क्लासिफाई करनी है, फिर समराइज करनी है। अभी तो जैसे आप एक फ्लैट का एग्जांपल ले रहे थे, महीने भर में कितने खर्चे हो जाते हैं, तो उसे लास्ट में आप लोग उसकी समरी बनाते हो ना कि हाँ राशन का टोटल इतना खर्च हुआ, मेड का इतना खर्च हुआ, मिसलिनियस इतना खर्च हुआ, और वो सब फिर आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो उसे समराइज भी करना है, पूरे हजारों जो ट्रांजैक्शन है, लाखों ट्रांजैक्शन है, उन सबको समराइज करके आप एक उसका जो निचोड़ है, सार है, वो आप प्रस्तुत करोगे कि क्या है अभी की स्थिति। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में ये सारी चीज का मेजरमेंट होगा, ऐसा नहीं कि आप गाय बैल बकरी के टर्म में इनकी मेजरमेंट कर रहे हो। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है उनकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उन्हें और समराइज करेंगे। ये इन्होंने कहा, AICPA ने 1941 में कहा। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आता है 1966, तो AAA जो क्या है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जो एब्रिविएशंस आ रहे हैं आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो 1966 में AAA ने अकाउंटिंग की जो डिफिनीशन दी, इन्होंने आइडेंटिफाई वगैरह तो किया, साथ में साथ कम्युनिकेट भी करा इन्होंने। कम्युनिकेट कहने का मतलब कि क्या, आपने जो भी इंफॉर्मेशन निकाले उसे जैसा भी इंटरप्रेट किया, तो आगे जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जो इस इंफॉर्मेशन से जो प्रभावित होने वाले हैं, उन्हें आपको कम्युनिकेट भी करना है, ये भी अकाउंटिंग का ही काम है। तो इन्होंने डिफिनीशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। फिर 1970 में आके जो AICPA है, इन्होंने ही कहा कि नहीं नहीं, 1941 में जो हमने जो डिफिनीशन दिया था वो अब उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा, हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे। तो क्या इन्होंने ऐड करा, तो ये जो कम्युनिकेट कर रहे थे, इसके बाद फिर कम्युनिकेशन तक ही बात नहीं रह गई, वो क्या हो रहा है, अब इकोनॉमिक डिसीजंस को भी हमें उस जो भी हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके आधार पे हमें कुछ पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी, कैसा हमें प्रोग्रेस चाहिए, उसके लिए कुछ हमें नीति निर्धारित करना होगा और फिर कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो कौन से डिसीजंस होंगे, वो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे। तो इकोनॉमिक डिसीजंस भी लेने होंगे। तो ये सब तो अब तक की डिफिनीशन थी। अब ये हमारा एक अभी का जो डिफिनीशन है ये है, उस डिफिनीशन पे आते हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ MCQs हैं ये सब भी आप देखते चलिए। आप MCQs है अटेम्प्ट करते रहिए, जो लेक्चर्स का जो ये कंटेंट है ये जैसे जैसे बिल्ड होता जाएगा आप लोग की समझ डेवलप होती जाएगी और फिर आप इसे खुद से ही आंसर कर पाओगे। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप इन्हें खुद से अटेम्प्ट करो। तो प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये बताओ अब क्या है। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, यहां पे देखो अकाउंटिंग और एक नया टर्म आ रहा है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्या है, अगर आपको अभी इसकी जानकारी है तो बताइए इसकी कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे भी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फिर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जैसे ऐसे ऐसे वर्ड रहेंगे ना, एक्सेप्ट, नॉट, इन सब को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सब से थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, ट्रिक हो जाते होगे आप। तो अभी की जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन पे आते हैं। अब अभी की जो डिफिनीशन है वो क्या कह रही है कि 10 अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, यहां तक तो अभी तक थी, एनालाइज उन्हें करना है, फिर इंटरप्रेट करना है, आप उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, उसे कैसे समझ रहे हो, कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, फिर कम्युनिकेट करना है द रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आया, टू द पर्सन्स इंटरेस्टेड, तो जो भी इतने जो अभी तक के डिफिनीशंस आए थे सबको समराइज करके एक जगह इन्होंने लिख दिया गया है। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है,
पर्सन्स इंटरेस्टेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पर्सन्स इंटरेस्टेड कौन हो सकते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए, पर्सन्स इंटरेस्टेड कौन हो सकते हैं? जिसका बिजनेस है वो तो पर्सन इंटरेस्टेड रहेगा ही रहेगा कि हमारा जो बिजनेस है कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सब तो उसकी इंटरेस्ट रहेगी ही, उसकी क्यूरियोसिटी इस बात पे रहेगी ही कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो जो इन्वेस्टर है, ओनर है, वो आपका एक इंटरेस्टेड पर्सन होगा ही होगा। फिर और कौन होगा इंटरेस्टेड पर्सन? जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट टीम है वो भी इंटरेस्टेड यूजर होगी, क्योंकि उसे भी चाहिए होगा कि हाँ अभी हमने कैसा काम किया है, तो आगे की जो पॉलिसीज फ्रेम करनी है उसी हिसाब से हम लोग पॉलिसीज फ्रेम करेंगे। हमें एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी अप्रेजल देना है या फिर इस साल नहीं देना है, ये सब मैनेजमेंट डिसीजन जो लेने हैं, तो उसके लिए भी हमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी उसी के आधार पे हम इंफॉर्मेशन जो डिसीजन है वो लेंगे। जो इंप्लॉयज हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी इंटरेस्टेड यूजर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो इंप्लॉय वहां पे काम कर रहा है उसे इस बात की फिक्र तो कम से कम रहेगी कि हमारी नौकरी बचेगी कि जाएगी, हमें यहाँ पे अभी काम करना है, यहाँ पे ग्रोथ हमें दिख रहा है या फिर स्टैग्नेट यहाँ पे हो रहे हैं। इंप्लॉयज की इस सब की तो फिक्र रहती ही है। साथ ही साथ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के जो लेंडर्स हैं, जिन्होंने वहां पे पैसे दिए हैं, मान क्रेडिट पे ही कुछ सामान दिया है या फिर क्रेडिट सप्लाई किया है, उनका वहां पे कुछ स्टेक वहां पे लगा हुआ है, तो वो भी इंटरेस्टेड यूजर होंगे। जो सप्लायर्स क्रेडिटर्स हैं ये तो रहेंगे ही कि बिजनेस ऐसा नहीं कि बैठ जाए, हमने जो यहाँ पे जो सामान की डिलीवरी की थी इसका अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तो वो तो इंटरेस्टेड रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं, उस बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड यूजर हैं। क्यों रहेंगे भाई वो इंटरेस्टेड? आपका बिजनेस है, आप चलो हमने आपका सामान ले लिए, अब मुझे क्या मतलब है? मतलब रहेगा। क्यों रहेगा? मान लो कि आपने एक लैपटॉप लिया, डेल का लैपटॉप लिया। अब डेल का लैपटॉप लिया, अब डेल कंपनी अगर ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आप जो एज ए कस्टमर हो वो आप इंटरेस्टेड यूजर तो हो ही। और कौन है? गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, इन्हें तो भाई टैक्स लेना है, तो ये इंटरेस्टेड रहेंगे ही कि आपका जो है बिजनेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिजनेस कुछ उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन आ रहा है, कुछ सब्सिडी एड देना है, ये सब गवर्नमेंट की फिक्र रहती है, तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड यूजर। साथ ही साथ जनरल जो पब्लिक हैं ये भी इंटरेस्टेड यूजर रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? क्योंकि जो पब्लिक, जो जितने भी कॉरपोरेट्स होते हैं, कॉरपोरेट्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रॉफिट का वो कुछ ना कुछ भाग वो समाज कल्याण के लिए वो लोग लगाते हैं। तो जो पब्लिक है उनका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट बिजनेस में रह जाता है। तो सवाल यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको बताया जाएगा कि ये जो बिजनेस है इन सब में से जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाना है वो कौन कौन से हैं, पहचान करने हैं, या फिर कौन नहीं है वो पहचान करने हैं। तो इन सब पे आप ध्यान देते चलोगे। आगे बढ़ते हैं। देख सवाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। तो ये जो मैनेजमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म आया था क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया था ना। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ रहा है। तो इन सब को आप देखते चलोगे। अगर मैं ऐसे तो लेक्चर के दौरान बताऊंगा ही, लेकिन अगर मैं नहीं बताता हूं आपको, इन सब टर्म्स को खुद से देखने हैं, समझने हैं कि क्या है, इधर उधर से सर्च करना है, ताकि आपका कुछ जो बेस है कम से कम वो बढ़ता रहे। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये मशीन की तरह काम करता है। मशीन में आप क्या करते हो, कुछ आप इनपुट डालते हो, मशीन कुछ प्रोसेस करता है और क्या आपको कुछ आउटपुट निकलता है। मान लो जैसे आटा चक्की है, आप वहां पे गेहूं डालते हो, मशीन जो प्रोसेस करता है क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम वो मशीन जो करता है गेहूं के ऊपर,
और फिर आउटपुट में आपको आटा दे देता है। तो वैसे ही अकाउंटिंग जो है ये भी एक तरीके का मशीन ही है। यहाँ पे आप इनपुट क्या दोगे, तो इनपुट दोगे आप ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आप इनपुट दोगे, वहां पे आप जर्नल में उसकी एंट्री करोगे और फिर वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो जो अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, रिकॉर्डिंग से। देखो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और फिर कम्युनिकेशन पे जाके एंड होता है। आप रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद फिर आपने कुछ प्रोसेस करा और फिर फाइनली जो भी आपने जो रिजल्ट किया, जो भी एनालिसिस की, उसकी आप क्या करोगे, आगे कम्युनिकेट करोगे टू द इंटरेस्टेड यूजर। तो इनपुट आपका ये रहा प्रोसेस, जो ये रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ये सब आपका हो गया क्या, प्रोसेस। यहाँ पे एक टर्म आइडेंटिफाइंग लिखा हुआ है क्योंकि आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि ये हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये इस रिकॉर्ड में लिखने लायक है भी या नहीं है। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये सब हो गया आपका प्रोसेस। और फिर आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका क्या है, इंफॉर्मेशन, जो डेटा है वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जो आप फाइनली आपने जो इंफॉर्मेशन वहां से निकाला वो आप इंफॉर्मेशन फिर अब आगे कम्युनिकेट करोगे, यही आपका आउटपुट है। इंटरेस्टेड यूजर कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है कि जो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग है क्या है आपका, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और फिर जो इंफॉर्मेशन हमने जनरेट करा उसे यूज करना। यही दो प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जनरेट होने में क्या क्या काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई, ये सब काम कर रहे हैं। ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का ये सब काम है। फिर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ ये सब काम है वो सब करने होते हैं, जैसे कि जनरल एंट्री होती है, लेजर पोस्टिंग होती है, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा, आपका बैलेंस शीट बनेगा। ये सब आपका अकाउंटिंग साइकिल का ये सब चलता जाएगा। तो ये सब हम धीरे धीरे एक के बाद एक लेक्चर्स में देखते जाएंगे कि क्या होती है, क्यों होती है। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन वहां से निकली, जो आपने कम्युनिकेशन किया, तो वो इंफॉर्मेशन की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहां से कुछ भी निकाल के किसी को कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि क्या, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, कम से कम इस बात की गारंटी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप वहां पे बायस्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी के पक्ष में इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहे हो जिससे उस इंफॉर्मेशन से किसी को फायदा हो या नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उसमें कोई एरर नहीं रहनी चाहिए, उसकी रेलिवेंस रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो भी बिजनेस का जो काम हो रहा है तो बिजनेस से बाहर की आप कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे डाल दो। जो भी वहां पे आप इंफॉर्मेशन दोगे, इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करोगे, वो रेलिवेंट टू द बिजनेस होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। आप जिसे भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो कम्युनिकेट आप कर रहे हो, उसे वो कम से कम उस बात को समझ पाए। इस भाषा में तो आप दोगे, ऐसा नहीं कि कोई कोडेड लैंग्वेज में आप उसे दे दो कि उसे समझने में ही दिक्कत हो जाए। फिर और क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए वो जो इंफॉर्मेशन, कि आपके जो जिससे कि जो इंफॉर्मेशन जिसके पास जा रहा है वो व्यक्ति कम से कम कंपेयर कर पाए कि पिछले साल हमारा ये परफॉर्मेंस था, इस साल ये परफॉर्मेंस है, हमें कुछ इतना ग्रोथ हुआ है, ये सब की कंपैरिजन होनी चाहिए। कंपैरिजन तो लोग करते ही हैं, क्योंकि कंपैरिजन क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कंपेयर करना। आप जैसे 9th क्लास में हो, अब 10th क्लास में चले गए, तो 9th और 10th क्लास के आप कम से कम जो फाइनल आपके मार्क्स आते हैं उन्हें तो आप कंपेयर करते ही होंगे कि पिछली बार मेरे 85% थे, इस बार 90% आ गए, चलो अच्छा प्रोग्रेस है। या फिर 85 थे अब 80 हो गए, तो कुछ ना कुछ तो इस बार गड़बड़ हुआ है, आगे हम लोग इसे सुधारेंगे। तो कंपेरेबल होना चाहिए वो हमारा इंफॉर्मेशन। फायदे क्या होते हैं अकाउंटिंग के, तो फायदे एक तो आपके जो अकाउंटिंग के ना होने से आपको सारे चीज क्या करने थे, याद रखने पड़ रहे थे। वो झंझट से आपको मुक्ति मिल गई, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे ट्रांजैक्शंस का उतना ज्यादा
जो है माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख दो और आगे का काम आप उस प्रोसेस के तहत करो, आपका जो है काम जो है आसान होता जाएगा। फैसिलिटेट्स इन असर्टनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उस चीज़ की हमें पता चलती है अकाउंटिंग से। और क्या फ़ायदे होते हैं हमें अकाउंटिंग से? तो अकाउंटिंग से हमें पता चलता है अपनी बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चलता है। फैसिलिटेट्स इन असर्टनिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण गीता में कह के अर्जुन से पूछते हैं कि तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। वही सवाल अगर वो किसी बिजनेस पर्सन से पूछते तो वो बिजनेस पर्सन क्या कहता है कि मैं कैपिटल लेके आया हूं। तो बाकी एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है वो हम आगे की तरफ, आगे जैसे जैसे हमारा जो लेक्चर बढ़ेगा इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल जो है इनके बारे में अभी हम और डिटेल में आगे देखेंगे। तो जो हमें पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारे जो कितने एसेट्स क्या है, हमारे पास कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या बनती है किसी के प्रति, वो सब हमें यहाँ पे अपने पोजीशन का पता चलता है अकाउंटिंग के जानकारी होने से। और क्या हमें जानकारी फायदा होता है अकाउंटिंग से? तो फैसिलिटेट्स टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजंस। जितने भी लीगल प्रोविजंस होते हैं, जैसे आपके मान लो कि इनकम टैक्स आपको भरना हो, पहले तो वैट, सेल टैक्स और भी न जाने कितने कितने तरीके के टैक्स होते थे, अब आपका जीएसटी आ गया तो आपका जीएसटी कम, ये सब कंप्लाई करना है। तो आपको अकाउंटिंग की समझ होने से रूल रेगुलेशंस का पता रहता है और फिर आपको ये सब काम करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। और क्या फ़ायदे होते हैं इससे? तो आपको आपके जो झगड़े फसाद विवाद होते हैं वो भी कम हो जाते हैं आपके। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स। अब किसी को लगा कि अकाउंटिंग से हमारे झगड़े कैसे कम हो जाएं, क्योंकि झगड़ों का जो मेन वजह ही होता है कि कंफ्यूजन। आप कुछ और सोच समझ रहे हो, सामने वाला को के मन में कुछ और है। तो जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, चीज़ें जब एक जगह पे लिखी हुई रहेंगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखी हुई रहेंगी, उनका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा तो आपको भी एक्सेप्टेबल होगा और जो सामने वाला कंसर्न पर्सन है उसको भी एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे डिस्प्यूट जो है काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। और क्या होता है इससे फायदा हमें? तो असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी अकाउंटिंग जो है काफ़ी हद तक असिस्ट करता है। जो भी मैनेजेरियल जो डिसीजंस होते हैं, हमें क्या आगे पॉलिसीज फ्रेम करना है, कैसे हमारे जो कंपनी जो है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उनका रोड मैप तैयार करना है, हमें स्टाफ्स को सैलरीज देनी, कितनी सैलरीज तो देनी है पर कितना उन्हें हाइक देना है या फिर हाइक अभी नहीं देना है, या फिर हमें अभी अपने अपने बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंड करना है, ये सब जानकारी आपको, ये सभी सहूलियत आपको अकाउंटिंग से मिलती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में आपको मदद भी करता है। तो असिस्टेंस इन मैनेजमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है अकाउंटिंग का। देख लेते हैं अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी तक के डिस्कशन से आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि अकाउंटिंग में हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उससे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट जब हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, उससे हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशंस की पता चलेगी। और जो फाइनेंशियल पोजीशंस जो हमारा निकल के आया उसे क्या हम करेंगे, इंटरप्रेट करके सामने वाले को, जो इंटरेस्टेड यूज़र हैं, उसे हम कम्युनिकेट कर देंगे कि हाँ हाँ ये देख लो अभी का हमारा स्थिति ये है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है, जो कि बुक कीपिंग भी जिसे कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज उसे कहा जाता है। आप जो रिकॉर्ड बनाते हो, कहाँ बनाते हो, स्टार्ट कहाँ से करते हो? तो जनरल एंट्री से करते हो। उसकी फिर आप लेजर पोस्टिंग करोगे, ट्रायल बैलेंस करोगे, फिर उनकी जो है जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब तैयार करोगे, फाइनली जाके आप बैलेंस शीट तैयार करोगे और फिर उन सब से आप कुछ एक कंक्लूजन निकालोगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे। तो ये सब क्या है आपका, किस लिए कर रहे हो? ये सब आप अकाउंटिंग के लिए कर रहे हो। अकाउंटिंग का आपका ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है,
और फिर बुक कीपिंग क्या है। काफ़ी लोगों को तो ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं कि हाँ हाँ सेम ही है। अकाउंट वो इंटरचेंजेबली उसे यूज भी करते हैं कि हाँ कभी अकाउंटिंग बोल दिए, कभी अकाउंटेंसी बोल दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी डिफरेंट है। अकाउंटेंसी क्या है, वो एक बड़ा हमारा जो दायरा है उसका अकाउंटेंसी का बड़ा हो जाता है। उस दायरे के अंदर हमें अकाउंटिंग जो है, जो हमारा सिलेबस है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो अकाउंटेंसी के दायरे में हमारा जो सिलेबस है वो आएगा। और हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर क्या और क्या है, वो तो बुक कीपिंग भी है। तो अकाउंटेंसी इज लाइक ए बिगर ब्रदर, अकाउंटिंग इज उससे छोटा भाई हो गया, और फिर बुक कीपिंग सबसे छोटा भाई हो गया। तो ऐसे समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे साथ साथ जो सवाल हम करते चल रहे हैं, यहाँ पे जो राइट साइड में कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, तो उसे आप साथ साथ देखते चलो, उसके आप आंसर्स भी आप कमेंट में करते चलो। ऐसे क्या होता है कि जब सेशन इंटरेक्टिव होता रहता है, क्लास में आपको भी इंटरेस्ट बना रहता है, हमें भी क्लास में अच्छा लगता है। तो ये आप देखते क्वेश्चंस का आप रिस्पॉन्ड करते चलो। ऐसा ये नहीं करना है कि अभी तो हमने ये जाना ही नहीं है, अभी कैसे जवाब दे दें। मैंने कहा कि अभी तक के आपके समझ के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना कुछ तो आप इससे डिड्यूस कर ही पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ इससे आप निकाल ही पा रहे हो कि क्या इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वैसे आप समझो कि तुक्का ही मार रहे हैं। तो अभी जब तक आपको नहीं बताया जा रहा है तो आप तुक्का ही कम से कम मारते चलो, फिर जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे वो आपको वो पता भी चले कि हाँ ये जो हमने गेस वर्क करा है या ये हमारा सही है नहीं है। क्योंकि गेसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरी नहीं कि जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे सवाल आपको आते ही हो। 50 से 60% सवाल ही आपको वहां पे हो सके कि आते हुए दिख रहे होंगे। बाकी आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम तो 10-15% आपको गेस वर्क करना ही पड़ेगा। और गेस वर्क आपका ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कर दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, उसके हिसाब से आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। जैसा कि संजीव सर आपको जो है कुछ कुछ तरीके भी बताते जा रहे हैं, उनको आप नोट आप करते चलोगे कि हाँ एलिमिनेट कैसे करना है, फिर सब्सटीट्यूट कैसे करना है, वो सब चीज़ें आप साथ साथ करते चलोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको वो सारे नोट आपके पास आ गए, 50 जो तरीके वो बोल रहे हैं 50 तरीके आपके पास आ गए, आप उसे एक बार रिवाइज कर लिए, आपका काम हो जाएगा। उसे आपको हैबिट में लाना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान कर हर लेक्चर में इस बात का ध्यान कर देते हुए चलना है, हर टेस्ट में आपको इस बात का ध्यान रखना है, फिर जाके वो आपके हैबिट में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, अभी जो यहाँ पे बुक कीपिंग की बात किए हैं हम कि बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग के दायरे के अंदर आता है, बुक कीपिंग, वो बुक कीपिंग का काम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। अभी तुरंत इसको हम डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या इसका ऑप्शन क्या होगा वो आप बताइए। तो बुक कीपिंग जो है इट इज ए प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हम बुक कीपिंग का काम क्या है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का काम है। वहीं अकाउंटिंग का क्या काम है, इन दोनों को हम साथ में कंपेयर करते चलें। तो अकाउंटिंग का क्या क्या काम है, तो इट इज ए प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। आपने जो यहाँ पे बुक कीपिंग किया है, जो रिकॉर्ड किया है, उसको समराइज करके आप कुछ रिजल्ट निकालोगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटिंग। तो इट कंस्टिट्यूट्स एज ए बेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो क्या है, आप जब ट्रांजैक्शन करोगे, जब ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करके जब आप रिकॉर्ड करोगे, तभी तो आपका अकाउंटिंग का एक्चुअल प्रोसेस है शुरू हुआ। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विथ रिकॉर्डिंग और खत्म कहाँ पे होता है, विथ कम्युनिकेशन। तो हमें क्या, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमारा बेस तैयार होगा, जो हमारा प्लेन तैयार हुआ उसके ऊपर ही तो बिल्डिंग बनेगी, आगे इमारत बनेगी। तो पहले आपको क्या उसका रिकॉर्ड करना है। इट कंस्टिट्यूट्स एज ए बेस फॉर अकाउंटिंग। और ये क्या करता है, इट इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये देखो एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, तो इसे आप बिल हूबहू ऐसा स्टेटमेंट भी कहीं कहीं आप देखोगे। जैसे इसी लेक्चर के दरमियान जो फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाले में, कहाँ गया, हाँ, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो ये काफ़ी फेमस सा स्टेटमेंट है, इसे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर दो एक बिजनेस
मैन अगर बात कर रहे हैं तो इसी लैंग्वेज में ही बात करेंगे कि हमारा ये एसेट है, ये कैपिटल है, ये लायबिलिटी है, इतना गेन है, इतना ग्रोथ है, इतना प्रॉफिट है। तो अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है। अब जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के कुछ अपने वोकेबलरीज होंगे, कुछ उनके वर्ड्स होंगे, फ्रेजोलॉजीज होंगे, तो वो टर्म्स भी हम आगे की तरफ देखेंगे। तो ये क्या इनका क्या डिफरेंस है, क्या इनकी सिमिलरिटीज है, क्या किसके दायरे में क्या आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे देखिए, समझिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में आप अपने डाउट को रेज कीजिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जो यहाँ पे अकाउंटिंग हमने यहाँ पे चर्चा की अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के क्या सब फील्ड हो सकते हैं। अब अकाउंटिंग के दायरे में भी तो कुछ आ सकता है, वो क्या है, तो आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका जिक्र ऊपर एक क्वेश्चन में आ चुका है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका भी जिक्र आ चुका है। और क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग ये यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, इसके बारे में आप थोड़ा देखिए, सर्च कीजिए क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्या होता है, इसके में हम क्या काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, वो आप बुक से देखिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ, ये यहाँ पे ऑप्शन डी है। कहा क्या है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ, ऑप्शन है आपका अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है, ये आपको बताना है। जब आप इन फील्ड्स को आप देखोगे, थोड़ा बहुत सर्च करोगे, इसकी जो है आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सब फील्ड जो है इनमें से कौन नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग है या नहीं, बुक कीपिंग है या नहीं, अकाउंटेंसी है या नहीं। तो इन सब में देखते हैं कि अकाउंटिंग का जो सब फील्ड है इनमें से कौन नहीं है। चलिए इसका भी आंसर आप बताइए, क्या है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब अकाउंटिंग को क्या कहा गया है, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो लैंग्वेज की कुछ अपनी वोकेबलरीज है, कुछ अपने टर्म्स है, वो सब देखते समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑन जनवरी 1 मिस्टर एक्स जो हैं इन्होंने 5,000 रुपये एज ए रेंट पे किया। ये क्या कहा जाएगा, ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है, ये क्या है बताइए आप। वैसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन और है, 31 मार्च 2020 को आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2000, 31 मार्च, ये देखिए डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च क्या होता है, जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर होता है उसका क्या है, ये एंडिंग डेट है। जो भी हमारा यहाँ पे बिजनेस है, जो भी इस पीरियड के लिए वहाँ पे हम क्लोज करेंगे, फिर 1 अप्रैल से हम नया शुरू कर रहे होंगे। तो 31 मार्च को क्या कर रहे हैं, ये मिस्टर एक्स जो है इन 2,000 रुपये का कुछ सामान बेचे हैं और लेफ्ट विथ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इनके पास इन्वेंट्री में जो अब स्टॉक है वो इतने का स्टॉक है। तो ये जो आपको बात बताई गई ये क्या है, ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे क्या आता है, एंटिटी आता है। तो एंटिटी कहने का मतलब क्या है कि उसकी एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल अपना एक एग्जिस्टेंस है। जैसे कि आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो आप टीसीएस के ओनर के नाम से उन्हें नहीं जान रहे हो, टीसीएस एज ए कंपनी जान रहे हो, इन्फोसिस एज ए कंपनी जान रहे हो। बिग बाजार ही हो गया, तो जैसे बिग बाजार ने कोई अगर डील साइन की किसी और दूसरे कंपनी के साथ, तो आप ये नहीं कहो कि बिग बाजार के फलाने जो मालिक हैं उन्होंने उस कंपनी के साथ डील साइन की। जो न्यूज आता है, बिग बाजार साइन से डील्स विथ फर्म XYZ, ऐसा आता है न्यूज। तो उसकी एक अलग से अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, बिग बाजार के नाम से उस ब्रांड की पहचान हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वैसे ब्रांड वैसे नाम को क्या कहा जाएगा, एक एंटिटी कहा जाएगा। ट्रांजैक्शन क्या होता है,
तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ध्यान से आप ये सब बातों को सुनते चलिएगा, क्योंकि ये जो सवाल इधर आपको दिए जा रहे हैं, हो सके कि लेक्चर से ही इनका कुछ आंसर भी निकला, नहीं निकले तो फिर आपको एज ए होमवर्क उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनते चलिए। ट्रांजैक्शंस क्या है, तो ट्रांजैक्शन क्या है, एक्टिविटीज, वैसे एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है विच इन्वॉल्व, जो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ मनी, या तो पैसे का लेन देन हो रहा है, या तो गुड्स का लेन देन हो रहा है, या फिर सर्विसेज का लेन देन हो रहा है बिटवीन टू पर्सन, टू अकाउंट्स, दो लोगों के बीच में, दो अकाउंट्स के बीच में, इन सब का जो ट्रांजैक्शन, इन सब का जो लेन देन हो रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है, ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि परचेज ऑफ गुड्स, ये एक ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, आपने बैंक से कुछ लोन लिया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या तो आप जो सामान की, मान लो कि आपका एक किताब का दुकान है, आपने किताब को बेचा, तो किताब को जो आप बेचा तो हो सके कि आपको हाथों हाथ वहां पे पैसे मिल जाए, तो वैसे ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन या नगदा नगदी ट्रांजैक्शन, जो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। और क्या होता है कि क्या दूसरे तरीके का क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है कि आपका कोई एक फ्रीक्वेंट कस्टमर है, हमेशा आप ही के दुकान से किताबें ले जाता है, वो अभी किताब लेने आया, उसके पास अभी पैसे नहीं है, या फिर मान लो कि किताब लेने आए, उसके पास 500 रुपये थे, किताब का दाम है 650 रुपया, 500 रुपया उसने आपको दे दिया, लेकिन 150 रुपया अभी भी उसका बकाया है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा कि आपसे वो कुछ सामान क्रेडिट पे लेके गया है, मतलब पैसे उसने अभी नहीं दिए हैं, पर आज नहीं तो कल वो पैसे आपको मिलेंगे, तो वैसे ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है, तो इवेंट क्या कहा जाता है, जो भी हमारे जो बिजनेस में जो हैपनिंग्स हो रहे हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंस जो है, उसके जो परिणाम जो हैं, जो वहां से निकल के आ रहा है परिणाम, उसका जो रिजल्ट जो है, उसे क्या कहा जाएगा कि आपका क्या कहा जाएगा, आपका इवेंट कहा जाएगा। तो इवेंट इज यूज टू मीन ए हैपनिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन, जो आपने ट्रांजैक्शन करा है उसका क्या आपका परिणाम आ रहा है, वो आपका क्या कहा जाएगा, इवेंट कहा जाएगा। प्रोप्राइटर कौन होता है, तो प्रोप्राइटर वो इंसान होता है जो बिजनेस है उसका जो मालिक होता है उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। ओनर ऑफ द बिजनेस हु इन्वेस्ट्स मनी इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, जिसने उस बिजनेस में पैसे लगाए हैं अपने, जो बिजनेस इसने स्टार्ट करा है, वो क्या कहा जाएगा, वो प्रोप्राइटर कहा जाएगा। डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, इसे समझने वाली बात है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपको ये सवाल है यहाँ पे, डेटर्स और क्रेडिटर्स की समझ पे, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, आंसर कीजिए और करके यहाँ पे कमेंट कीजिए, देखते हैं सही आपका समझ है या फिर गलत है। नहीं तो फिर यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझते भी हैं कि कौन डेटर्स और कौन क्रेडिटर्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके कॉलेज के कैंटीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके कॉलेज में एक कैंटीन है, आप वहाँ से रेगुलर सामान वान लेते रहते हो। कैंटीन जो है अपना जो स्टॉक है वो एक होलसेलर है, यहाँ से मंगाता है। अब क्या है, आपको बड़े जोर की भूख लगी है, रात का समय है, बड़े जोर की भूख लगी है, आपको मैगी खाने की ज़रूरत है। आप क्या करते हो, 2 मैगी यहाँ से खरीद के लेके आते हो। मैगी आप खरीद के लेके आते हो, आप अपने रूम पे पहुँचे, देखते हो कि क्या एक मैगी तो एक्सपायर है, उस पर जो डेट है उसकी एक्सपायरी डेट जो है निकल चुकी है। तो आप एक मैगी जो है एक्सपायर है और एक मैगी जो देखते हो वो आपका सही है, वो आपका अभी कंज्यूम करने लायक है। एक मैगी आप खा लिया, आप अपनी भूख शांत किया। आप दूसरी जो मैगी है वो आप उस दुकान को आप लौटाने चले गए कि नहीं नहीं ये तो एक्सपायर हो चुका है, ये आप इसे रख लीजिए। वैसे ही ये जो कैंटीन के जो ओनर हैं, होलसेलर से कुछ सामान लेके आते हैं, तो कैंटीन से सिर्फ आप ही तो नहीं ले रहे हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ से ले रहे हैं। तो ये कुछ एक्सपायर्ड जो गुड्स का वहाँ पे लॉट आ गया था, तो वैसे लॉट यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए और फिर वो सारे गुड्स यहाँ पे जो एक्सपायर्ड मैगी थे इन्होंने होलसेलर को वापस कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा, ये यहाँ पे जो नरेट करा है मैंने एक इंसिडेंस, इसको समझिएगा। अब ये 2 मैगी जो आप यहाँ पे खरीदे थे,
ये आपके पास उस समय पैसे नहीं थे, आप कहे थे कि अगली बार जब मैं आऊँगा दे दूंगा, अभी मुझे जोड़ों की भूख लगी, आप सिर्फ मुझे मैगी दे दो। आप वहाँ के रेगुलर कस्टमर थे, दुकान वाले को आपके ऊपर भरोसा था, उसने आपको दे दिया। सिमिलरली ये जो या कैंटीन के जो ओनर है, जो होलसेल से जो सामान लेते हैं, वो भी एक बार वो सामान ले लेते हैं और फिर मंथ एंड में उसका पेमेंट जाता है। तो पूरे प्रोसेस को यहाँ पे नज़र में रखिएगा। अब देखते हैं, आपने यहाँ इस दुकान से मैगी लिया, आपने अभी पैसा नहीं दिया है। आप जब भी बात करोगे यहाँ पे अकाउंटेंसी में, तो आप एज ए बिजनेस ओनर बात करोगे। आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे कस्टमर नहीं हो, आप दुकान वाले जो कैंटीन का जो आपका ओनर है वो बन के आप सोचोगे। तो उस दुकान के लिए क्या है, आप हो गए क्या, डेटर हो गए, क्योंकि आपने मैगी तो ले गए हैं लेकिन आपने पैसा दिया नहीं है अभी। मतलब आपकी लायबिलिटी अभी बनती है कि आप जाके, मतलब जो भी आपने ड्यूरेशन उनसे ले रखा है, उस ड्यूरेशन के बाद जाके उन्हें आप पैसे दे दो। तो आप क्या कर रहे हो, आप ओ टू एन इंटरप्राइज, आप जो है उस कैंटीन को ओ कर रहे हो। आपका वहां पे कर्ज है, उधार है, वो आप फिर आपको आज नहीं तो कल चुकता करना ही करना है। तो आप हो गए वहां पे डेटर। लेकिन ये जो कैंटीन के जो ओनर हैं, ये भी होलसेल से सामान उठा के लेके आ रहे हैं, ये भी सामान का हाथों हाथ पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, पैसे की पेमेंट ये मंथ एंड में कर रहे हैं। तो पूरे मंथ तक के लिए इन्होंने जो सामान वहां से स्टॉक से उठाया है, होलसेलर के यहाँ से उठाया है, तो होलसेलर उन्हें क्या किया है, क्रेडिट पे सामान दिया है। तो ये होलसेलर क्या है, इनके लिए क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर और डेबिटर कौन है, यहाँ पे हमने समझ लिया। अब आप इस सवाल को, जिन्होंने अब तक नहीं अटेम्प्ट किया था, वो अब फिर से अटेम्प्ट कीजिए, और या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट भी कर लिया था, अब इस समझ के साथ ही से अटेम्प्ट कीजिए और देखिए, इसे बनाइए, देखिए आपका क्या आंसर आता है, बताइए हमें। तो देख लेते हैं ये क्या है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो डेटर्स आर पर्सन एंड अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स। यहाँ पे आपने मैगी खरीदा था लेकिन पैसे नहीं दिए थे, वो आप यहाँ पे ओ कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन एंड एंटिटीज इज नोन इन बैलेंस शीट। इसे क्या कहा जाता है, क्या, सन्ड्री डेटर्स। अब आप सिर्फ वहां पे अकेले तो वहां पे मैगी लेने जाते नहीं, आपके कुछ दोस्त भी जाते हैं और सबके साथ उनका यही व्यवहार रहता होगा, सब चूंकि उसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सबका उधार नगद खाता वहां पे चलता ही होगा। तो उन सबका जो टोटल है वो क्या कहा, वो क्या होंगे, आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे। वैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स भी होते हैं। बात करते हैं परचेज की। परचेज क्या होता है, तो गुड्स बॉट बाय बिजनेस ईदर फॉर रीसेल और टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। आपने जो गुड्स बाई किया है, वो या तो आप उसे, अब जैसे इसी कैंटीन की बात करते हैं, इस कैंटीन में ये जो है कैंटीन आपका बना बनाया हुआ भी देते हैं। आप गए, ये तो होलसेलर से क्या मैगी तो खरीद के लाए, अब इस मैगी को ये क्या कर रहे हैं, या तो बेच दे रहे हैं, मैगी का पैकेट ही बेच दे रहे हैं, या फिर इसे प्रिपेयर करके भी बेच रहे हैं। तो इन्होंने ये जो उनका गुड्स जिन्होंने बाई करा था, ये इधर इन्होंने रीसेल करा, या फिर उसे, मान लो कि 10 रुपए का मैगी है, वो अब उसे आप बना बनाया अगर आप वहां पे जाने लेते हो, ये 20 रुपए उसके चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल गुड क्या हुआ, बना हुआ मैगी, एक प्लेट बना हुआ मैगी हुआ फाइनल गुड। तो इन्होंने क्या करा, जो मैगी का पैकेट है वो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए इन्होंने यूज करा। तो जो ऐसे जो सामान होंगे, ऐसे जो कमोडिटीज होंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा, परचेज कहा जाएगा, जो गुड्स इन्होंने खरीदा है। अब ये जो परचेज है, ये भी कैश में हो सकता है या फिर क्रेडिट में हो सकता है। जो भी लोग परचेज कर रहे हैं, या तो हाथों हाथ उसके पैसे दे सकते हैं, या फिर कुछ समय के बाद दे सकते हैं। तो जो समय के बाद देने की बात है, तो वो आपका क्या है, क्रेडिट परचेज है। अब जो यहाँ पे आपका एक्सपायर्ड वाला मैगी था, वो आप क्या किए कि दुकान में जाके लौटा दिए, और ये भाई साहब जो क्या किए, सारे मैगी जो एक्सपायर वाले थे वो कलेक्ट किए, वो जाके होलसेलर को लौटा दिए।
तो देखिए ये एक टर्म आता है परचेज रिटर्न। क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, इन्होंने सप्लायर से गुड को जो लिया तो था पर क्वालिटी डिफेक्टिव था, इसलिए उसने उन्हें लौटा दिया। तो वैसे जो गुड्स हैं उसे क्या कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, आपका परचेज रिटर्न कहा जाएगा। टू फाइंड नेट परचेज निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि जो आपने जो परचेज किए थे उसमें से जो परचेज रिटर्न है उनको आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका नेट परचेज निकलेगा। तो इस एग्जांपल में आप बताओ कि परचेज रिटर्न कहाँ पे, इस ट्रांजैक्शन में आपका परचेज रिटर्न आ रहा है। अभी इस कैंटीन ओनर के हिसाब से अगर देखें तो इस ट्रांजैक्शन में आपका परचेज रिटर्न आएगा या सेल्स रिटर्न आएगा, या फिर इस ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न आएगा। आप इस बात को कमेंट में बताओ और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड्स क्या होता है जानने से पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई वेंट टू परचेज सम मेडिसिन, मैं एक दवाई दुकान में कुछ दवाइयाँ खरीदने गया। आई पेड इन कैश, मैंने कैश में वहाँ पे भुगतान किया। एंड द शॉपकीपर गेव मी मेडिसिन, उस दुकान वाले ने मुझे दवाइयाँ दी। एंड अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी दिया मुझे। अब पूछा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट उसने दिया, आप दवाइयाँ लेने जाते हो तो एक आपको मिलता तो होगा, एक डॉक्यूमेंट आपका प्रिंटेड है, दवाई के नाम है, उसके कितने दाम है वो लिखा हुआ है, एक दो दवाइयाँ हैं उसका नीचे सब टोटल लिखा रहता है, ऊपर में दुकान का नाम लिखा रहता है। तो ये जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो पूछा जा रहा है कि क्या है, क्या ये रिसिप्ट है, क्या ये इनवॉइस है, क्या ये कैश मेमो है, या फिर इन सब में से सब है। ये बताइए क्या है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल, इसका जवाब जो है आपको लेक्चर के दौरान आगे मिलेगा भी, लेकिन आपको अभी के समझ के आधार पर क्या आपके इसके अंडरस्टैंडिंग है वो आप इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। देखते हैं गुड्स क्या है। तो गुड्स क्या है, द प्रोडक्ट इन विच कंपनी डील्स इन, जिस चीज में कंपनी का व्यवसाय का जो एरिया होता है, वो जिस चीज में वो काम करती है वो का क्या क्या कहा जाता है, आपका गुड्स कहा जाता है। जैसे अगर बात करें आईटीसी की, आईटीसी क्या करती है, उसका काम क्या है, सिगरेट बनाने का काम है। अगर मान लो कि आईटीसी ने 5 लाख रुपए का टोबैको खरीदा और फिर आईटीसी ने ही टोबैको से सिगरेट बनाने के लिए 50 लाख रुपए का कुछ मशीनरीज खरीदा, तो इसके लिए गुड्स क्या होगा, ये टोबैको गुड्स होगा या फिर मशीनरी गुड होगा या फिर दोनों ही गुड होगा। तो यहाँ पे गुड्स जो क्या होगा, आपका टोबैको गुड होगा। आईटीसी का जो काम है वो सिगरेट में उसका कारोबार का काम चलता है, मशीनरीज में उसका कारोबार का काम नहीं चलता। उसका काम मशीन का खरीद बिक्री नहीं है, उसका काम क्या है, टोबैको, उसके टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का वो कारोबार करती है। तो आईटीसी डील्स इन सिगरेट्स, so tobacco is goods for ITC and not the machineries used in production of cigarettes। चलिए देखते हैं सेल्स क्या है। तो जैसे परचेजेज हमने देखा था वैसे सेल्स भी है। यहाँ पे सेल्स में भी हमें वो सब टर्म आएंगे, जैसे कि जब सेल्स में यहाँ पे पैसे की बात आ रही है तो वो या तो कैश में होगी या फिर क्रेडिट में होगी। अब जब सामान जब खरीदा जा रहा है तो उसमें कुछ डिफेक्टिव भी पाया जा सकता है, जब बेचा जा रहा है तब भी कुछ डिफेक्टिव वहां पे निकल सकता है। तो जो बेचा गया है डिफेक्टिव पाया गया मेरे पास लौट के कहीं ना कहीं वापस वो आएगा। तो सेल्स रिटर्न, नेट सेल, ये सब सिमिलर टर्म्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स। तो उससे आप रिलेट करके ये आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक, जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस की किसी खास डेट को जो भी हमारे पास सामान बचा हुआ है वही तो मेरे पास स्टॉक है। स्टॉक गुड्स अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अगर हम आज की बात करें तो आज मेरे इन्वेंट्री में, आज मेरे गोडाउन में क्या क्या सामान बचा हुआ है, स्टोर में क्या क्या सामान बचा हुआ है, वो हमारा क्या कहा जाएगा, स्टॉक कहा जाएगा या फिर इन्वेंट्री कहा जाएगा। अब ये क्या हो सकते हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक भी हो सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि स्टॉक ये है
तो आप उसे क्या मतलब निकालोगे? स्टॉक जब भी बात होगी किसी पीरियड में बात होगी, तो पीरियड के स्टार्टिंग में जो हमारे पास है अगर उसकी बात हो रही है तो वो आपका क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर पीरियड के अंत में जो बात हो रही है, अगर कहा जाए कि जैसे यहाँ पे एक सवाल था 31 मार्च को कुछ वहाँ पे सवाल में बताया गया था, तो 31 मार्च क्या है? फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है। वहाँ पे हमें अब क्लोज करना है अपने जो बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, जो अकाउंट्स वगैरह हैं, उन्हें क्लोज करके फिर नया फ्रेश स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। अगर मान लो कि सेम डे जाके अब यहाँ जो 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट डे क्या होगा? 1 अप्रैल को। अब जो हमारा नया बही खाता चालू हुआ तो उसमें क्या है? ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो स्टार्टिंग की जो बात हो रही है तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, और जो अंत की बात हो रही है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। देखते हैं क्या रेवेन्यू क्या है। तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन ईटीसी। तो जो आपका रेवेन्यू है वो आपने, जैसे आपका दुकान है, आपने जो सामान बेचा तो उससे जो आपके पास पैसा आया वो हो गया। आपने दुकान के पैसे को, दुकान के जो पैसे थे वो आपका मान लो कि पिछले साल 2 साल का जो प्रॉफिट था उसे आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा था, तो वहां से जो आपका इंटरेस्ट आया वो आपका रेवेन्यू हो सकता है। या फिर आप दुकान के पैसे को कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, वहां से आपका कुछ डिविडेंड मिला हो, आपको कुछ कमीशन मिला हो, वो भी आपका क्या है? रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इन तरह के हो सकते हैं। बात करते हैं, देखते हैं क्या एक्सपेंस क्या है। तो एक्सपेंस क्या है? जो हमारे बिजनेस को, रोजमर्रा के जो बिजनेस है उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे फंक्शन करने के लिए जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस हो जाएंगे। जैसे आपका अगर दुकान है तो दुकान के आपका रेंट आता होगा, वहाँ का बिजली का बिल आता होगा, आप वहाँ पे कुछ अगर स्टाफ रखे हुए हैं उसकी आपको बेसिस देने पड़ते होंगे, उसकी सैलरी देनी पड़ती होगी। आप अगर कहीं से आप सामान मंगवा रहे हो, भिजवा रहे हो, उसका आपका किराया देना पड़ता होगा। तो ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? आपके बिजनेस को जारी रखने के लिए ये सब जरूरी के खर्चे हैं, ये सब आपको करने ही पड़ेंगे, ये सब आपके एक्सपेंस हो गए। बात करते हैं, देखते हैं वाउचर क्या होता है। देखिए जो यहाँ पे अभी सवाल था आपका, ये क्वेश्चन, इसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो वाउचर क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपके पास क्या था? वहां पे मेडिसिन के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दिया गया था, तो जो वो क्या था? आपका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था कि हाँ हमने इतने रुपए का आपके इस दुकान से ये दवाइयां खरीदी, इस डेट को खरीदी। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, वो क्या कहा जाएगा? आपका वाउचर कहा जाएगा। वाउचर, अगर आप कैश में सामान को खरीदते हो तो आपको क्या मिलेगा? कैश मेमो मिलेगा। अगर आप उसे क्रेडिट पे लेते हो आपको क्या मिलेगा? इनवॉइस मिलेगा। अगर आप उसे व्हेन वी मेक पेमेंट, जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, आपको क्या देता है? वो रिसिप्ट देता है। तो ये सब जो वाउचर्स हैं, ये सब ऐसा नहीं कि आप इंटरचेंजेबली कहीं भी यूज कर दोगे, इसकी जगह पे वो बोल गए, उसकी जगह पे वो बोल गए। ये जो कुछ कन्वेंशंस बने हुए हैं, ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, उसे आपको फॉलो करना है। तो जब आपको कैश में मिल रहा है, जब आप कैश में कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, कैश उसे पे कर रहे हो, तो आपको कैश मेमो ही मिलेगा, वहां पे रिसिप्ट या फिर इनवॉइस नहीं मिलेगा। तो जो जो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उन सबको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या है? जो हमने जो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेट करा ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, हमने जो बिजनेस जो हम कर रहे थे, करने में मान लो कि हमने 100 रुपये का हमारा जो खर्चा हुआ था, किसी 100 रुपये का मान लो कि 80 रुपये का सामान था, 20 रुपये और मिसलिनियस एक्सपेंसेस थे, तो ये 100 रुपये जो हमारा क्या हुआ?
खर्चा हुआ, लेकिन ये 100 रुपए के ट्रांजेक्शन्स वगैरह होने के बाद जो हमारे पास जो अभी इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 150 जनरेट हुआ। तो ये क्या हो गया, जो एक्सेस ऑफ सरप्लस जो रेवेन्यू मेरे पास आया, क्या इतना आया, 50 आया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेज, अपने जो उसके जो रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं उसके ऊपर ये देखेंगे। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के अंत के दरमियान जो भी हमारा जो एक्सेस रेवेन्यू हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रॉफिट कहेंगे। प्रॉफिट अगर हमें होती है तो हमारा बिजनेस में हमारी क्या इक्विटी है उसे बढ़ा देगी। अगर प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है या फिर लॉस मेकिंग हम हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारा इक्विटी को घट जाएगा हमारा। देखते हैं गेन क्या है। गेन क्या सेम ही है जो प्रॉफिट है, सुनने में तो सेम सा ही लगता है, पर क्या सेम है, काफी ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है अगर आप इसे समझने में आप इसे थोड़ा सावधानी ना दिखाओ तो। जैसे मान लो आपका बिजनेस था, बिजनेस में आपने क्या करा था, आपने जैसे आप मेडिसिन के ही दुकान के आप ओनर हो, आपने शुरुआत में आपने एक बाइक खरीद रखा था। बाइक आपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा था, आपने उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए खरीद रखा था। जैसे कि अगर कहीं पे आपको दवाई की डिलीवरी करनी हो, आप उस बाइक से जाके उसकी डिलीवरी करते थे, तो इन सब कामों के लिए आपने बाइक खरीदा था। अब क्या हुआ कि आपके पास ऑर्डर, आपका बिजनेस जो है काफी फला फूला, आपका जो है बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है और आपके पास काफी ऑर्डर सब आ रहे हैं, तो बाइक से आपका काम नहीं चल रहा है। एक इलाके में आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, हजार ऑर्डर आ रहे हैं एक एरिया में, तो बाइक से उतना ज्यादा आपका काम नहीं चलेगा। फिर आपने क्या करा, एक वैन खरीद लिया। तो अब जो आप बाइक का, तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको आपके उस बाइक का यूटिलिटी रहा नहीं, उसका यूज अब रहा नहीं, तो आपने क्या सोचा कि बाइक को बेच देते हैं किसी को। ठीक है, आपने बाइक को बेच दिया, तो इस बाइक को बेचने से आपके पास जो पैसा आया वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा या गेन होगा। तो ये प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो काम है दवाइयों का व्यवसाय है, बाइक का व्यवसाय नहीं है आपका कि आप बाइक बेच दिया उससे आपको इतनी की प्रॉफिट हो गई। तो गेन क्या होता है कि आप बिजनेस के दरमियान ही जनरेट होता है, लेकिन वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होता है। वो क्या होता है कि गेन जो अकर होते हैं दे आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। A profit that arises from events or transactions which are incidental to business such as sale of जो फिक्स्ड एसेट, आपने कुछ एसेट था उसकी जो बिक्री कर दी तो वो आपका एक गेन वहां से आया। आपने कोई केस कर रखा था बिजनेस के ऑपरेशन के दौरान, आपने कोई केस कर रखा था तो उस केस से मान लो कि आपको कुछ कंपनसेशन मिला, तो उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो आपके लिए क्या है, आपका एक गेन है, वो प्रॉफिट नहीं है। वो मान लो कि आपने आज से 20 साल पहले 50,000 रुपए की लैंड खरीद रखी थी। अब इस लैंड की अभी जो वैल्यू है वो 50 लाख हो चुकी है। अब 50 लाख जो इसकी वैल्यू हो चुकी है, तो ये क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 50,000 एप्रिसिएट होके 50 लाख बन गया। तो क्या ये आपका प्रॉफिट हो गया? जी नहीं, ये क्या है, आपका गेन है। लॉस क्या होता है? तो लॉस जो आपने जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं वो आपका क्या कहा जाता है, लॉस कहा जाता है। ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, आपका जो रिलेटेड रेवेन्यू है उसके ऊपर जो एक्सेस आपका एक्सपेंस हो जाता है वो आपका क्या कहा जाएगा, लॉस कहा जाएगा। और आपका लॉस हो रहा है तो आप समझ ही सकते हो क्या होता है, आपका जो है इक्विटी जो है उस आपका इंटरप्राइज में आपका इक्विटी है कम होने लगेगा। अब बात आती है क्या है आपका एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। तो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज ये सब हम अभी के लिए इसे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे ये एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज से ही हम आगे
डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और फिर साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो जनरल अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं उसे भी देखेंगे कि अभी तक जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस चल रहा है किसी न किसी कोई कन्वेंशन जो है, जो एजम्पशंस जो हैं वो कुछ एजम्पशंस तो हर जगह रहते ही हैं, आपको कुछ ना कुछ मान के ही आगे शुरुआत करना पड़ता है। तो उस एजम्पशंस को हम देखेंगे कि क्या क्या से एजम्पशंस हैं और वो एजम्पशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि हमने इस सिचुएशन में ये काम करा तो बताओ ये अकाउंटिंग के एजम्पशंस के तहत है या उसके विरुद्ध है, अगर विरुद्ध है तो ये किस एजम्पशन का वायोलेशन किया जा रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे सवाल अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास भी आपका इम्पोर्टेंट ही रहेगा। चलिए ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए मैंने स्क्रीन यहाँ पे स्टिल कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क ट्रीट करना है, ये आपको बनाना है। देखिए आप अभी तक के समझ के आधार पे इसे आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो, कितना सही बना पाते हो गलत बना पाते हो, देखते हैं।